नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। हर दौर के साथ नई थियरी के साथ राजनीतिक दलों में खींचतान लगी हुई है। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है तो इसमें एक बड़ा एजेंडा जो है वो सरकार का है। यह है संपत्ति विवाद, आरक्षण का मुद्दा, ईवीएम पर खड़े हो रहे सवालों के साथ जो घोषणा पत्र है उस पर भी उन्होंने खुलकर टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जैसा मैंने आपको बताया, मगर सरकार के मुख्य एजेंडे में दो अहम बातों का जिक्र किया। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ यूसीसी को भी गिनाया। पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के बाद यह माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार तीसरे टर्म में आती है तो प्राथमिकता के साथ इन दोनों एजेंडों पर काम किया जाएगा। एक तरह से यह मोदी सरकार का मिशन होगा। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल है क्या, यूसीसी लागू होगा तो क्या कुछ बदलेगा, यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा। यही नहीं, दूसरे एजेंडे में आखिर वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, एक देश एक चुनाव, ये जो एजेंडा है इसकी अहम बातें क्या हैं, समिति की सिफारिशें क्या कहती हैं और वन इलेक्शन वन नेशन के फायदे क्या क्या हैं और क्यों विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर हमलावर है। इन सारे पहलुओं पर हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो करते हैं आज की खास चर्चा की शुरुआत। जी हां, तीसरा टर्म दो महामिशन। हमारे साथ इस वक्त मयूर पारिक जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही हर पहलू पर बहुत ही खास विश्लेषण करते आए हैं। हाँ, एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपका समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं उस इंटरव्यू से आप भी गुजरे होंगे। आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये जो दो अहम एजेंडे हैं, वैसे तो बहुत सारी बातों पर उन्होंने आरक्षण, इसके साथ ही चुनाव, ईवीएम, विपक्ष के तमाम हमलों पर जवाब दिया है, लेकिन दो खास बातें जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, एक यूसीसी और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इन दोनों ही एजेंडे पर इतना हो हल्ला मचा क्यों है? आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये जो 7 चरण का लंबा चौड़ा चुनाव है, ये बहुत ही सोच समझ के क्राफ्ट किया गया है। अगर आप इसकी पूरी की पूरी प्रचार की रणनीति देखें, तो हर एक फेज के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की रणनीति में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले फेज का जहां पर चुनाव होना है, उसमें गुजरात की सीटें हैं, महाराष्ट्र की कुछ सीटें हैं और जैसे-जैसे ये चुनाव आगे बढ़ते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा में भी कुछ न कुछ बदलाव कर रही है। देखिए, बीजेपी ने तो बहुत पहले ही कह दिया कि हम वो पार्टी हैं, जो पार्टी अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखती है, वही चीज करती है। यहां से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कि हम प्रॉमिस करते हैं तो डिलीवर भी करते हैं। और यूसीसी और उसी के साथ यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन, ये उनके चुनाव के पहले से ही, मतलब इसके पहले के जितने भी चुनाव थे, उनके भी अगर मैनिफेस्टो आप निकालें तो उन मैनिफेस्टो में भी ये दोनों मुद्दे जो हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। सीधी बात और मुद्दे की बात यह है कि अब तक जहां पर चुनाव खत्म हुआ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, इन तमाम जगहों पर
लघुमतियों का निर्णायक वोट बैंक था, तब तक इन मुद्दों को तेजी से नहीं उछाला गया था। आप रणनीति को बड़े ध्यान से देखिए, सोच समझ के अब ये तब उठाया गया है जहां पर ये मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आने वाली जो रणनीति है चुनाव की और जो फेज के चुनाव है, उसमें बड़े सोच समझकर ये मुद्दा उछाला गया है, क्योंकि लोगों के बीच में ये एक चर्चा बन सकती है, चर्चा हो सकती है। राजस्थान चुनाव से पहले भी इसी दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया था। अब गुजरात में भी वोट डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वोट डाले जाने हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वोट डाले जाने हैं, और यहां पर यह मुद्दा लोगों के बीच मायने रखता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि उन्होंने अब ये मुद्दा जो है वो उठा करके लोगों के बीच में रखा हुआ है। खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण की रणनीति जो है राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मेरे हिसाब से शायद इसीलिए इस वक्त यूसीसी और उसी के साथ में ये मुद्दे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है। मयूर जी, अगर हम यूसीसी की खास तौर पे बात करें, और इन सब में हम देखते हैं कि बार बार विपक्ष हमलावर भी होता है, और एक बड़ा फर्क मैंने ये देखा है कि पहले क्या होता था कि जब ऐसे मुद्दे होते थे तब हमेशा सरकार उसमें एक न्यूट्रल रवैया उसका होता था, या हमेशा सरकार उस थ्योरी को जो विपक्ष दे रहा है उसको खारिज करती थी। अब एक वैलिडेशन बार बार देने की कोशिश की जा रही है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये सवाल उठे इसलिए इस तरह की हम पारदर्शिता ला रहे हैं या इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आपको लगता है कि इस पूरे एजेंडे में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो अब कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे उस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और एक तरह से ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है? देखिए, दो रिएक्शंस अब तक जो मिले हैं इस चुनाव में, उसकी तुलना में पिछले चुनावों से निश्चित तौर पर करना चाहूंगा। पहले के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की गई थी कि वो नीच राजनीति करते हैं, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी फेस के रूप में प्रेजेंट करने में वो पूरे मुद्दे को आगे लेके आए, और चुनाव की जो पूरी की पूरी एक व्यू रचना थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। ठीक उसी तरह बेवजह बिना किसी कारण के अमेरिका में बैठे हुए इनहेरिटेंट टैक्स को लेकर एक फुल टॉस बॉल जो है वो बीजेपी को मिला, और बीजेपी अब उसे पूरी तरह से पूरी ताकत से जो है वो भुना रही है। और इसी तरह से अगर दूसरा फुल टॉस गिना जाए तो वो राहुल गांधी का हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी इन्होंने अपनी सभा में कहा कि राजा रजवाड़ा लोगों की जमीन छीन लेते थे, कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई और इन रजवाड़ों के त्रास से आपको मुक्ति दिलाई। ये भी एक फुल टॉस हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से राजनाथ सिंह इनका विरोध हुआ, जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला इनका राजकोट में विरोध हो रहा है, और जिस तरह से क्षत्रिय समाज नाराज है, बिल्कुल वहीं पर इन्हें यू टर्न मिला। अब अगर इस मामले को लेकर उंगली उठ रही है, तो एक उंगली अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ है तो चार उंगलियां कांग्रेस की तरफ भी मुड़ रही है। इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने सेल्फ गोल दो मुद्दों पर किए हैं, और अगर इन दो मुद्दों के साथ में आप एक बार फिर राष्ट्रवाद जोड़ दें, कि आप राष्ट्रवाद की बात करें, आप देश की बात करें, लोगों के साथ समानता की बात करें, एक साथ एक चुनाव की बात करें, और इसी के साथ आपकी संपत्ति लूटकर लोगों के बीच बांट दी जाएगी, ये मुद्दे को उछालें, तो फिर एक बार जो कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति है, कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में जो एजेंडा है कि हम जातिगत गणना करवाएंगे और हम स्टेट वाइज और जाति वाइज आरक्षण का और अन्य चीजों का बंटवारा करेंगे, ये पूरी की पूरी विचारधारा, ये पूरी की पूरी रणनीति उसका परफेक्ट ऑपोजिट मुद्दा बनता है
राष्ट्रवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने वो ओरिजिनल एजेंडा की ओर लौट रही है, जो एजेंडा 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास थे। इस समय वो एजेंडा से कुछ मुद्दे पूरे कर चुके हैं। राम मंदिर का वादा जो उन्होंने किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा किया है, वो लोगों के बीच ले जा रहे हैं। और इसीलिए उसी को लाइन एक्सटेंड करते हुए वो दिखाना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवाद जो है वो आखिरी छोर तक ले जाएंगे, जहां तक हमने आपको प्रॉमिस किया था। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या विपक्ष इस समय बीजेपी को मौका दे रहा है, तो हां, निश्चित तौर पर बीजेपी इस समय फुलटॉस मौका दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री इसे पूरी तरह से भुना रहे हैं। आपने कही। चलिए, हम इसको पक्ष और विपक्ष की राजनीति से बिल्कुल अलग कर देते हैं। मयूर जी, मैं समझना चाहता हूं कि यूसीसी को लेके जो फिजिबिलिटी है, या आपको अगर रिएक्शन की उम्मीद है, हम इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को हटा देते हैं, हम चूंकि ये सीधे जनता के बीच जाएगा। आपको चैलेंजेस क्या दिखते हैं यूसीसी को लेके? आपको इसमें खामियां और अच्छाइयां क्या नजर आती हैं? देखिए, उत्तराखंड जो है, इस राज्य में तो यूसीसी बिल जो है वो पारित हुआ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भारत देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि भारत में सम्मिलित होने के बाद से ही वहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि पोर्टुगीज उसे बनाकर गए थे और उसके साथ अब तक किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले दो स्टेट्स तो हमें इस समय दिख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा यह है कि देखिए, एक क्रैक है, और वो एक ऐसा क्रैक है जो छोटी छोटी कम्युनिटी से लेकर के बड़ी कम्युनिटी उसे फिलअप करना चाहती है। जैसे कि कपू समाज का आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में, तुली इलाके में यह आंदोलन हुआ था, उन्हें आरक्षण चाहिए सरकारी। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठाओं का आंदोलन चल रहा है, गुर्जरों का राजस्थान में छाट आरक्षण की भी बात चल रही है। तो अलग अलग राज्यों में ये जो क्रैक्स हैं, उसे फुलफिल करने के लिए अलग अलग कम्युनिटी बाहर आ रही है। अब जो पिछले दिनों ओबीसी के डॉक्यूमेंट्स जो पूरी तरह से वायरल हुए ट्विटर पर, और उसके ऊपर कई सारे बीजेपी के नेताओं ने भी टिप्पणी की कि कर्नाटक में मुसलमान समुदाय को ओबीसी में जगह मिली है। तो ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कम्युनिटी अपनी जरूरत के लिए आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रही है और उसे फिलअप कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर यूसीसी जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ कि कुछ कम्युनिटीज को इससे अलग रखा गया, लेकिन बेस लॉ जो था वो बिल्कुल एक सामान्य बनाया गया, और इसके आधार पर मामला आगे बढ़ा और वो कानून बन गया। गोवा में भी इसी तरह का कानून है। तो जो डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, क्वेश्चन उसका नहीं है। जो कम्युनिटी कई सालों तक लगातार सत्ता में बनी हुई है, जो माइनॉरिटी नहीं भी है, और जो कम्युनिटी रिच कम्युनिटी में से भी मानी जाती है, यानी कि महाराष्ट्र का पाटीदार समाज, यानी कि महाराष्ट्र का पाटिल समाज, मराठा आंदोलन। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी ये कम्युनिटी दिखाती है कि अगर रिचनेस दिखा रहे हो तो वो रिचनेस एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर लोगों के बीच में है, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इस समय सफर कर रही है। उनके पास ना उतना पैसा है, ना उनके पास नौकरी है, ना रोजगार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आड़े इस तरह की तमाम कम्युनिटियां हैं। जो कम्युनिटी में एक सेक्शन के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन दूसरा सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कुपोषित है। इसके साथ जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंसेस
यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाता है और ये किसी भी सत्ता को उखाड़ने के लिए सक्षम है। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ने का बात मौका आपने नहीं कही मिलेगा। बिल्कुल और मयूर भाई, इसके आपने बाद बहुत अहम बात कही और ये वाकई इन सारे पहलुओं को देखना भी जरूरी होगा। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पे, वन नेशन वन इलेक्शन। एक बार की बहुत चैलेंजिंग लगता है, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है ये भारत जैसे देश में कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट अपने आप में, निकाय चुनावों से लेके पंचायत चुनाव, हमारे देश में पूरे साल चुनाव होते रहते हैं। इन सब के बीच में आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या ये इतना आसान है? देखिए, यूसीसी एक बार लागू हो सकता है क्योंकि वो पॉलिटिकल विलिंगनेस, और अगर आपके पास लोकसभा और विधानसभा में नंबर्स हैं तो आप एक बार साहस करके साहसिक फैसला भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो होगा बैकफायर होगा, उसके साथ आपको निपटना होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये कंप्लीटली सिचुएशनल है। सिचुएशनल इसीलिए है क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ तब तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, लेकिन वो 10 साल से ज्यादा रह नहीं पाया, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से वहां की सरकारें पलटती रहती हैं, वहां की सरकारें बदलती रहती हैं, और ऐसे में ये चीज हो ही नहीं सकती कि आप कई सारी सिचुएशन में जनता की राय लिए बिना सरकार बना दें। सरकार बनती है जनता के वोटों से, और इसीलिए जब कहीं ना कहीं डेडलॉक आ जाता है तो आपको जनता की अदालत में जाना पड़ता है उसे सुलझाने के लिए, उनका ओपिनियन लेने के लिए। यही बात तो कोर्ट भी बार बार करती है। और इसीलिए जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये टेढ़ी खीर है। एक बार आप फिर, जैसे कि हम मोबाइल में करते हैं कि फैक्ट्री रीसेट, एक बार आपने मोबाइल जो है वो रीसेट कर दिया, लेकिन फिर 6-8 महीने साल भर बाद हमारे मोबाइल के अंदर उतने कैशे इकट्ठा हो जाते हैं, उतनी स्क्रिप्ट आ जाती है कि मोबाइल फिर हैंग हो जाता है। उसी तरीके से जब इतने सारे राज्यों के बीच में इस तरह की समस्या होगी तो उस परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन आप फैक्ट्री रीसेट की तरह एक बार तो लागू कर दोगे, लेकिन उसे कंटिन्यू करना यह बहुत बड़ी चैलेंज है। तो बेहतर तरीके से मयूर जी आपने इन तमाम विषयों पर अपनी बात रखी और ख़ास विश्लेषण रखा, और इसका निचोड़ यही है कि यूसीसी तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक ब्रेव फैसले के तौर पे पॉलिटिकल विलिंगनेस और बाकी तमाम प्रतिबद्धताओं, और चूंकि एजेंडे में बीजेपी के बहुत अहम है, उन सब में एक बारगी ये फिजिबल नज़र आती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अड़चनें बहुत सारी हैं। जो धरातल पर इसे लागू करने की जो चुनौतियां हैं वो एक नहीं सैकड़ों हैं। तो इन दोनों विषयों पर बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया। कोशिश यही की कि एक क्लीन इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें। हमने आपको तमाम बारीकियां बताई, अच्छाई खामी सब कुछ आपके सामने रखा, और इस पर एक विश्लेषक का नजरिया भी आपके सामने रखा। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। with State Bank of India, the banker to every Indian. Solid Bank की solid backing. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। पापा जी, कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट करना था, लेकिन ढंग के बाहर से नहीं मिल रहे। पापा जी घर
बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से। ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। कुछ लोगों के लिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा। No buck buck, non-stop धक धक, non-stop music on Sunrise Hits रोज सुबह 8 से 10 सिर्फ Zoom पर। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 ऑफ स्वदेश पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए अब बढ़ते हैं बाजार की ओर। बैंकिंग शेयरों के दम पर आज बाजार में शानदार तेजी नजर आई। निफ्टी करीब 220 अंक बढ़कर 22,650 के करीब बंद हुआ तो बैंक निफ्टी ने नया शिखर बनाया। बाजार का एक्शन समझते हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाल के साथ। तो बाजार में अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी शुरुआत में थोड़ा सा नीचे आता हुआ जरूर दिखा, लेकिन 20 डीएमए पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर बाउंस होता हुआ भी दिखा। निफ्टी ने 22,520 का जो अहम रेजिस्टेंस है उसे भी तोड़ चुका है और 22,600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर आके क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई नजर आते हैं, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल की रेजिस्टेंस था 1115 लेवल का, वहां से अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के चलते, साथ ही साथ रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने आज 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी पार कर दिया है पहली बार। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। इसमें से सुप्रीम इंडस्ट्री और केपीआईटी टेक ने मिड कैप स्पेस को लीड किया है, जबकि बीएलएस इंटरनेशनल और तेजस नेटवर्क ने स्मॉल कैप इंडेक्स को लीड किया है। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट टॉप सेक्टर गेनर के तौर पर नजर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करके खत्म होता हुआ नजर आया, जिसके टॉप गेनर्स हमें इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नजर आते हैं। निफ्टी फार्मा भी हरे निशान में बंद हुआ और ये चौथा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में हमें जेबी केमिकल्स और औरोबिंदो फार्मा नजर आते हैं। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो सेक्टर लूजर्स में हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो इंडेक्स ने दरअसल एक बेयरिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है नीचे के तरफ। इसके टॉप लूजर्स में हमें महिंद्रा लाइफ और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 2 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद जाके आज लाल निशान में बंद हुआ है और निफ्टी ऑटो का ये दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंश इस अहम अपडेट के लिए। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरी सहयोगी आशीषा बता रही हैं कि आखिर किन शेयरों में दिखा भरपूर एक्शन। जी आशीषा बताएं। सबसे पहले बीएसई की बात करते हैं। स्टॉक में करीब 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। सेबी ने अब कंपनी को कहा कि कंपनी जो रेगुलेटरी फीस भरती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर भरेगी, जिसके चलते एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर 18 से 19% का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही साथ चौथी तिमाही के नतीजे जो अभी आने बाकी है उसमें कंपनी एडिशनल प्रोविजनिंग करेगी, जिसके चलते चौथी तिमाही के नतीजे भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसके चलते स्टॉक में 13% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की बात करते हैं। कंपनी ने ओवर द वीकेंड एक डील अनाउंस की, जहां कंपनी करीब 2400 करोड़ एडवेंट इंटरनेशनल से रेस करेगी। इसके अलावा कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया। दोनों ही ट्रांजैक्शंस को मिलाए तो एनालिस्ट का मानना है कि ये एक्रेटिव डील होगी। लॉन्गर टर्म में कंपनी को फायदा हो सकता है, लेकिन नियर टर्म में कुछ नेगेटिव्स है, जिसके चलते स्टॉक में आज 5% की गिरावट दिखाई दी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के कई स्टॉक्स आज फोकस में थे। हम इन पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, जहां पर नतीजे काफ़ी अच्छे थे। डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। और मैनेजमेंट के कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट का मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेडी रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, और कंपनी आरबीआई के साथ अपने आईटी को लेकर भी बातचीत कर रही है। तो ऑल इन ऑल
कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके चलते 5% का उछाल आईसीआईसीआई बैंक पर आज दिखा। इसके अलावा HCL टेक की बात करते हैं। नतीजे शुक्रवार को आए थे। मैनेजमेंट के FY25 की गाइडेंस काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखाई दिया। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने और भी कुछ कमेंट्री दी। उनका मानना है कि FY25 में भी कमज़ोरी दिखाई दे सकती है। जो FY24 में दिखी वो कमज़ोरी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते HCL टेक में करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। और लास्ट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली है स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट करने के लिए यूनिवर्सल बैंक में, और IIFL की नोट आई थी। उनका मानना है कि केवल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो शायद कंपनी यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। और इसी पॉजिटिव न्यूज़ के चलते AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 6% का उछाल आज ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और लेकिन एक और खास जानकारी के साथ आशीषा हमारे साथ हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के चौथी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। पूरी डिटेल्स आशीषा आपको दे रही हैं। जी हाँ, काफ़ी शानदार नतीजे रिपोर्ट किए हैं सीमेंट मेजर और अल्ट्राटेक सीमेंट ने। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन्स और एबिटा का फिगर अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। आंकड़ों की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ 20,420 करोड़ पे आए हैं। मार्जिन्स की बात करें तो 18.4% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन कंपनी ने 20.1% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने 11% का वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 28% का वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिपोर्ट किया है। एबिटा पर टन की बात करें तो 1050 रुपीज़ पर टन एक्सपेक्टेड था, लेकिन ने 1172 रुपीज़ पर टन का एबिटा पर टन रिपोर्ट किया है। तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा है और स्प्रेड्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिपोर्ट किए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो डिमांड को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और स्प्रेड्स और एबिटा मार्जिन्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। इस अहम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 आवर स्वदेश। नमस्कार।